नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तिहाड़ के मंडोली जेल से सुकेश चंद्रशेखर ने 3 पन्नों का एक खत लिखा है। खत क्या, इस खत में उसने अपनी जिंदगी, जुर्म, इल्जाम और मोहब्बत की पूरी कहानी लिखी है। मीडिया के नाम लिखे इस खत में सुकेश ने बाकायदा ऐलान किया है कि वो और जैकलीन फर्नांडिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और जैकलीन की मदद के लिए वो हमेशा खड़ा रहेगा। इस खत में सुकेश ने यह भी लिखा है कि कभी वो एक न्यूज चैनल में भी पार्टनर हुआ करता था। मैं और जैकलीन फर्नांडिस रिलेशनशिप में है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहूं। मैं 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। मुझे कोई ठग या जालसाज न कहे, वरना मानहानि का केस कर दूंगा। मेरे अपने कई बिजनेस हैं। कुछ होटल और न्यूज चैनल में भी मेरे पैसे लगे हैं। वे स्कूल जाते बच्चे नहीं हैं जो कह रहे हैं कि मैंने उन्हें ठग लिया। सब पढ़े लिखे और ऊंची पहुंच वाले लोग हैं। तिहाड़ के मंडोली जेल में बैठे सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। 200 करोड़ की ठगी का आरोपी जेल में बैठकर 3 पन्नों का फर्राटेदार अंग्रेजी में एक खत लिखता है। इसके बाद ये खत वो अपने वकील अनंत मलिक को भेजता है, इस हुक्म के साथ कि इस खत को मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भेज दिया जाए। खत का मजमून देखकर अंदाजा हो जाता है कि सुकेश ने यह खत बड़ी तसल्ली से लिखा है। खत में सुकेश खुद ही लिखता है कि बहुत से लोग उसके केस के बारे में उससे सवाल पूछते हैं, इसीलिए उसने तय किया है कि वो इस खत के जरिए खुद के केस के और खास तौर पर जैकलीन फर्नांडिस के साथ खुद की मोहब्बत के बारे में पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें रखेगा। हालांकि इस खत को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये खत उसने सिर्फ और सिर्फ जैकलीन फर्नांडिस को जेल जाने से बचाने के लिए लिखा हो। खत की शुरुआत मीडिया के साथियों के नाम से होती है, कुछ इस अंदाज में। डियर मीडिया फ्रेंड, पिछले कई दिनों से मीडिया के हमारे कई दोस्त हमारे उस केस के सिलसिले में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हमसे लगातार इस बारे में पूछ भी रहे कि हमारा केस कहां तक पहुंचा और उसमें अब क्या हो रहा है। असल में उन सभी का मतलब यह है कि जब भी मुझे कोर्ट में पेश किया जाता है तो मुझसे क्या क्या और कैसी कैसी बातें पूछी जाती है। इसी सिलसिले में हमने ये नोट तैयार करने का फैसला किया है ताकि सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट आपको पता चल सके। सुकेश ने 3 पन्नों के अपने इस खत में पॉइंट टू पॉइंट कुल 5 पॉइंट रखे हैं। पहले पॉइंट में वो खुद पर लगे इल्जामों पर सफाई देता है, कुछ इस तरह। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं ये पढ़ रहा हूं कि वो लोग एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश में हैं जिसके तहत ये साबित किया जा सके कि उन सभी को ठगा गया है और उनके साथ फरेब हुआ है। मगर इसमें गौर करने वाली जो बात है वो ये कि सारे लोग जो ये सब कह रहे हैं वे स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं या भोले भाले लोग भी नहीं हैं। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि वो सब के सब अच्छे खासे पढ़े लिखे और समझदार होने के साथ साथ अच्छी पहुंच वाले लोग हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक भी है, यानी हर एक प्लेटफॉर्म तक उनकी पहुंच हो सकती है। ऐसे में इतने रुतबे वाले लोगों के बारे में क्या ये कहना सही होगा कि ये सारे लोग आंख बंद कर किसी फरेब या झांसे में आ गए? आपकी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मेरा एक आग्रह है कि उन तमाम लोगों की सच्ची कहानी सामने लाने की कोशिश कीजिए जिन्हें तथाकथित शिकार बताया जा रहा है। जहां तक अदालत का सवाल है तो उसे तो सबूत चाहिए, न कि किसी शिकार की मासूम सी तस्वीर। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सच्ची कहानियों की अहमियत है। यहाँ पर सुकेश उल्टे उन लोगों पर उंगलियां उठा रहा है जो पीड़ित है, यानी ठगी का शिकार हुए हैं। सुकेश की दलील यह है कि इतने पढ़े लिखे, रसूखदार और ऊंची पहुंच वाले लोगों को कोई इतनी आसानी से कैसे अपना शिकार बना सकता है। इतना ही नहीं, वो मीडिया से इन पीड़ित या शिकार लोगों की सच्ची कहानी सामने लाने को भी कहता है। इसके बाद सुकेश खत में पॉइंट नंबर 2 लिखता है। मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए वो सिर्फ इल्जाम ही है और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सारा केस बदले की भावना से किया गया है
और ये बात मैं बहुत जल्दी साबित भी कर दूंगा। बस केवल ये वक्त की बात है। ये बड़ी ही अजीब बात है कि हर कोई मुझे जालसाज या ठग कहकर मजे ले रहा है, लेकिन ये भी सच है कि मेरे खिलाफ लगा एक भी इल्जाम साबित नहीं हो सका है। आज तक कोई भी शख्स मेरे खिलाफ लगाए आरोपों को न तो साबित कर पाया है और न ही मुझे दोषी ठहराकर मुझे सजा ही दिला सका। जितने लोगों को मेरा शिकार बताया जा रहा है, उनमें से किसी के पास भी मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे में मुझे जालसाज या ठग कहने का मतलब है कि मैं उन सब के खिलाफ मानहानि का केस करूं जो मुझे जालसाज या फरेबी कहकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास कानून की शरण में जाने के पर्याप्त रास्ते और कारण मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 2 में सुकेश एक तरह से खुद के हुनर की तारीफ कर रहा है। साथ ही ये धमकी भी दे रहा है कि अगर उसे ठग या जालसाज कहा गया तो वो कानून का सहारा लेगा और मानहानि का मुकदमा करेगा। अब इसके बाद सुकेश 3 पन्नों के अपने इस खत का सबसे अहम और खास पॉइंट लिखता है। यह अहम और खास पॉइंट उसकी अपनी मोहब्बत का है, जिसका इजहार इस खत के जरिए वो पहली बार खुलेआम कर रहा है। तो सुकेश के इस खत के सबसे अहम हिस्से यानी पॉइंट नंबर 3 को गौर से सुनिए और पढ़िए। यह बड़े ही अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि जैकलीन फर्नांडिस को पीएमएलए केस में आरोपी बनाया जा रहा है। मैं ये बात पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं और जैकलीन फर्नांडिस रिलेशनशिप में हैं और मैंने उसे और उसके परिवार के लोगों को तोहफे दिए हैं। इसमें उसका क्या कसूर? उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय प्यार के। उसे और उसके परिवार को मैंने एक सिंगल पाई अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से ही दिया है और वो पैसा मैंने कानूनी तरीकों से ही कमाया है और इस बात को मैं जल्द ही अदालत के सामने साबित भी कर दूंगा। ऐसे में कोई वजह नहीं बनती कि उसे या उसके परिवार को इस तरह केस में घसीटा जाए। ये सारी चीजें फौरन रुकनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये गैर कानूनी तौर तरीके रुकने चाहिए। मैं इसे कानूनी तौर पर साबित कर दूंगा कि उसके और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ जो भी इल्जाम है वो सब के सब गलत है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहूं और जो वायदा उससे किया उसे हर हाल में निभाऊं। मेरी वजह से उसे किसी भी तरह की परेशानी में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, मगर इस वक्त जो सर्कस चल रहा है उसकी वजह से मुझे अदालत में ये बात साबित करनी पड़ेगी कि उसे और उसके परिवार को जानबूझकर इस मामले में घसीटा गया है, केवल मेरी वजह से, जबकि इस मामले में उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही इस झंझट से निकल जाएगी और वो खुद को बेकसूर साबित करने में कामयाब हो जाएगी। तो सुकेश खुलेआम यह ऐलान कर रहा है कि वो और जैकलीन फर्नांडिस रिलेशनशिप में है। इसी रिश्ते के नाते उसने जैकलीन और उसके परिवार के लोगों को तमाम तोहफे दिए। तोहफे खरीदने के लिए उसने गाढ़े खून पसीने की कमाई खर्च की। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि जैकलीन बेकसूर है और वो अपने प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जैकलीन से रिश्ते के बाद सुकेश अपनी जिंदगी के कुछ और राज से भी पर्दा उठाता है। ये राज उसकी आलीशान जिंदगी, महंगे शौक और कमाई के जरिए से जुड़े हैं। सुकेश अपने खत में पॉइंट नंबर 4 में अपनी कमाई का जरिया बताता है। मैंने देखा कि कुछ सवाल हैं जिनका ताल्लुक मेरे कारोबार से है और जिनका जिक्र चार्जशीट में भी किया गया है। लिहाजा मुझे ये बात साफ करनी है कि इंडोनेशिया की कोयला खदान में मेरी हिस्सेदारी थी। इसके अलावा कुछ होटलों में और न्यूज चैनल में भी मैं साझीदार था, जिनका बाद में मैंने सौदा कर दिया। कॉरपोरेट घरानों के लिए लॉबिंग का काम करते हुए मैंने हथियारों और रक्षा क्षेत्र के कई ठेके भी लिए। मेरे बारे में आयकर विभाग ने जो विस्तार से तफ्तीश की है, उस रिपोर्ट में ये सब कुछ बाकायदा साफ साफ लिखा है और जैसे ही ये सारी जांच खत्म होती है, मैं तमाम संबंधी दस्तावेज मुहैया करा दूंगा, जिनको देखकर हर तरह का शक और शुबा निकल सकता है। ऐसे में न तो कुछ छुपाने की जरूरत पड़ेगी और न ही उसे डरने की कोई जरूरत है। सब कुछ कानूनी है और सब कुछ सबके सामने होगा, शीशे की तरह, जिसे आसानी से हर कोई देख सकता है। तो सुना पढ़ा आपने, कोयला खदान, कई होटल, हथियारों और रक्षा क्षेत्र के कई ठेकों में हिस्सेदारी के साथ साथ सुकेश चंद्रशेखर ये भी कह रहा है कि बाकायदा न्यूज चैनल में भी वो कभी साझीदार हुआ करता था। पॉइंट टू पॉइंट लिखे इस खत के 5वें पॉइंट में सुकेश खुद के और खुद के जानने वालों के खिलाफ साजिश रचे जाने का इल्जाम भी लगाता है। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे इर्द गिर्द जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ सियासी बदले की कार्रवाई है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है
ये शायद देश की सबसे बड़ी साजिश भी है और यही सबसे बड़ी वजह भी है। इसीलिए मुझे और मेरे परिवार के साथ मेरे प्यार और उसके परिवार और दोस्तों को इस पचड़े में घसीट कर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा मैंने आगे बढ़कर उसकी मदद करने की कोशिश की है ताकि वो इस दलदल से बाहर निकल सके। मेरा दिल गवाही नहीं देता कि बदले की इस कहानी की स्क्रिप्ट लिखने वालों को उनके मकसद में कामयाब होने दूं। इसीलिए मैं ये बात पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो कुछ भी सामने नहीं ला सका, लेकिन किसी भी सूरत में तमाम जांच एजेंसियों के साथ मिलकर जो दबाव डाला जा रहा है उसे कामयाब नहीं होने देना चाहता। बस ये केवल वक्त का तकाजा है, लेकिन मेरा टाइम आएगा, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं एक एक चीज कोर्ट में साबित कर दूंगा। कोई भी सच और हकीकत को झुटला नहीं सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी ही मजबूती से इसे छिपाने की कोशिश करे। खत के आखिर में सुकेश अपना फ्यूचर प्लान भी बताता है, तो सुनिए सुकेश का फ्यूचर प्लान क्या है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितनी भी दुश्वारियां क्यों ना आए। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे झुकाने की लाख कोशिशें क्यों ना की जाए। जैसा मैंने पहले कहा, 2024 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। मेरी जीत एक तरफा होगी। मैं अपने परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के साथ साथ अपने समर्थकों से मिल रहा हूं। मैं साबित कर दूंगा कि मेरी कम्युनिटी मुझ पर फख्र करेगी। इन पंक्तियों को जरूर साझा करें, जिससे मैं सच्चाई को समझने और जानने के लिए मार्च-अप्रैल 2024 में इन तमाम चीजों की तुलना कर सकूं। ये बेहद जरूरी है कि जो लोग ये सब कर रहे हैं वो इसे फौरन रोक दें। और ये भी नोट कर लें कि 2024 में मैं अपने राज्य के चुनाव में बड़ा अहम रोल अदा करने वाला हूं। अपने इस खत के जरिए सुकेश 200 करोड़ रुपए की उस ठगी के बारे में भी लिखता है जिसकी वजह से वो इस वक्त जेल में है। शायद जेल में रहते रहते सुकेश को कानूनी दावपेच, खासतौर पर आर्थिक घोटालों से जुड़े कानून की अच्छी खासी समझ आ गई है। सुनिए वो इस बारे में क्या कहता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में रियलिटी चेक जरूर किया जाए, जिसमें यह भी देखा जाए कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं और जिनसे मुझे फर्क पड़ता है, परिवार के लोगों को बेमतलब इस मामले में फंसाया जा रहा है। 200 करोड़ की ठगी की जो शिकायत की जा रही है, कहा जा रहा है कि रिश्वत के तौर पर मुझे 200 करोड़ रुपए दिए गए, जिससे मैं उन रुपयों से ऐसी लॉबिंग कर सकूं ताकि उनके पति को छुड़वाया जा सके। ये पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। ये पीसी एक्ट के तहत भ्रष्टाचार का मामला बनता है। नगद भुगतान यानी रिश्वत के लिए अपनी फर्जी कंपनी या विदेशी खातों से काला धन निकालकर उसे सफेद बनाते बताते हुए भुगतान किया गया। खत के आखिर में सुकेश ये दावा करता है कि वो जल्दी सारा सच साबित करेगा। साथ ही मीडिया को धन्यवाद भी देता है। ये सब कुछ बदले की कार्रवाई है, बस इसमें मेरा नाम इस्तेमाल किया गया है। मैं कानून के तहत इसके खिलाफ कदम उठाऊंगा और जल्द ही सारा सच साबित करके रहूंगा, जिससे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार साबित हो सके। इस मामले पर यहाँ कानून बड़ा ही सख्त है और कोई भी झूठ बोलकर इससे बच नहीं सकता और ना ही इसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। मीडिया के मेरे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और आगे भी आपका सहयोग हमें इसी तरह से मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू। भगवान भला करे। शुक्रिया, सुकेश चंद्रशेखर। तो सुकेश का ये खत आपने सुन पढ़ लिया। अब एक जानकारी भी दे दूं। जिस प्यार के लिए सुकेश ने ये खत लिखा, उसका वो प्यार यानी जैकलीन फर्नांडिस फिलहाल कम से कम 10 नवंबर तक तो आजाद है। दिल्ली की एक अदालत ने जैकलीन की अग्रिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ा दी है, मगर 10 नवंबर के बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जैकलीन को जांच एजेंसी ने 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में सुकेश का सहयोगी बना रखा है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उनके खिलाफ है। तो क्या सुकेश के इस खत का कानूनी दावपेच पर कोई असर पड़ेगा? एक आरोपी का अपनी सहयोगी आरोपी को क्लीन चिट देने की बात क्या कानून और अदालत मानेगी? नतीजे का इंतजार कीजिए। वैसे भी सुकेश ने खत के जरिए वादा किया है कि वो अपने प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सुरभि और मनीषा झा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। जैकलीन फर्नांडिस ने सुकेश से महंगे तोहफे लिए, ये बात जैकलीन और सुकेश दोनों मानते हैं, मगर यहाँ पेंच ये है कि सुकेश ने जो महंगे तोहफे दिए, उस तोहफे को खरीदने के लिए वो पैसे क्या उसने ठगी से कमाए थे? और क्या जैकलीन को सुकेश का ये सच मालूम था? अगर बात ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की करें तो उनका यही मानना है कि जैकलीन सुकेश का सारा सच जानती थी।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की माने तो जैकलीन अब तक बेशक खुद को महाठग सुकेश चंद्रशेखर की जालसाजी से अनजान बताती रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि उसे सुकेश की ठगी के मायाजाल की एक एक खबर थी और वो सब कुछ जानते हुए भी न सिर्फ सुकेश चंद्रशेखर का साथ देती रही, बल्कि उसके ठगी के पैसों से मौज भी काटती रही। और यही वजह है कि ईडी ने अब सुकेश के बाद जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ भी 215 करोड़ रुपए की महाठगी के मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि वसूली के पैसों का जैकलीन को भी फायदा मिला है और वो जानती थी कि सुकेश एक क्रिमिनल है। सूत्रों की माने तो ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाने के लिए कई आधार पेश किए हैं और उन्हें खारिज कर पाना जैकलीन के लिए भी मुश्किल होने वाला है। ईडी ने कहा है कि जैकलीन को ये पता था कि सुकेश एक क्रिमिनल है, तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से ठगी का अपना पूरा कारोबार चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो सुकेश से लगातार महंगे गिफ्ट्स लेती रही। ईडी ने ये भी कहा है कि जैकलीन को ये भी पता था कि वो करोड़ों रुपए के जो महंगे गिफ्ट्स सुकेश से ले रही हैं, वो दरअसल ठगी के पैसों से खरीदे गए, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने हाथ नहीं रोके। मुख्य गवाहों और आरोपियों के कई बयानों से ये खुलासा हुआ है कि वीडियो कॉल के जरिए जैकलीन लगातार सुकेश के संपर्क में थी और दूसरी ओर सुकेश ने भी जैकलीन को महंगे गिफ्ट्स देने की बात कबूल की। जानकारी के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन को करीब 10 करोड़ रुपए के बेशकीमती गिफ्ट्स दिए थे, जिनमें लगभग 9-9 लाख रुपए की 3 पर्शियन बिल्लियां, करीब 52 लाख रुपए का एक अरबी घोड़ा, कानों में पहनने वाली 15 जोड़ी बालियां यानी कुंडल, डायमंड के सेट, बेशकीमती क्रॉकरी, गुच्ची और शनेल जैसे महंगे ब्रांड्स के डिजाइनर बैग्स, जिम में पहनने के लिए गुच्ची के 2 आउटफिट्स, लुई विटों के कई जोड़ी जूते, हमीज के 2 ब्रेसलेट, एक मिनी कूपर कार, रोलेक्स की महंगी घड़ियां और दूसरी कई चीजें शामिल थी। ईडी की पूछताछ में भी जैकलीन ने सुकेश से महंगे गिफ्ट्स लेने की बात कबूल की थी। उसने कहा था, हाँ, मैंने सुकेश से कई गिफ्ट्स लिए हैं। मैंने उससे लिमिटेड एडिशन परफ्यूम्स लिए हैं। सुकेश की तरफ से मेरे लिए हर हफ्ते वीन अल्कालाइन वाटर की बोतलें आती थी। हर दूसरे दिन फूल भेजे जाते थे। अलग अलग जगहों से चॉकलेट्स आती थी और इसके अलावा मेरे लिए दूसरे ब्रांड्स के कई गिफ्ट्स आते थे। सुकेश अलग अलग रेस्टोरेंट से मेरे घर पर खाना भी भिजवाता था। हालांकि जैकलीन ने बाद में ये कहा कि सुकेश ने उसे जो मिनी कूपर कार तोहफे में दी थी, उसे उसने अपने घर से ही वापस लौटा दिया था। जैकलीन ने कहा कि उसने जब ये तोहफा लेने से मना कर दिया तो सुकेश ने इसे वापस मंगवा लिया। ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त कर ली है। ईडी ने 24 अगस्त को चेन्नई में सुकेश का सी फेसिंग बंगला भी सीज कर लिया था। इस बंगले से करीब 82 लाख रुपए कैश, 2 किलो सोना और 12 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई थी। ईडी की माने तो सुकेश ने सिर्फ जैकलीन को ही महंगे गिफ्ट्स नहीं दिए, बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी महंगे तोहफे दिए थे। परिवार को दिए गए तोहफों में कार और दूसरे महंगे सामान के अलावा करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपए और 15 लाख रुपए के फंड्स शामिल थे। उसने जैकलीन की अमेरिका में रहने वाली बहन को $1.5 लाख यानी करीब $1.25 करोड़ रुपए का लोन भी दिया था। उसे BMW X5 कार भी दी थी। सुकेश ने कथित तौर पर जैकलीन के पेरेंट्स को एक मासेराती कार और उसकी मां को बहरीन में पोर्शे कार गिफ्ट की थी। पूछताछ में जैकलीन ने बताया था कि सुकेश ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उसके भाई वॉरेन के खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात भी मानी थी। सुनकर भी अजीब लगता है, जिस देश में करोड़ 1.5 करोड़ रुपए कमाने में करोड़ों लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है, कई लोग तो लाख कोशिशों के बाद भी ताउम्र इतनी रकम नहीं कमा पाते और हसरतों में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन यहाँ सुकेश चंद्रशेखर करोड़ 1.5 करोड़ रुपए जेल कर्मियों के बीच ऐसे बांट दिया करता था जैसे ये रकम कोई करोड़ों की नहीं बल्कि हजारों की हो। बात उन दिनों की है जब महाठग सुकेश चंद्रशेखर
ठगी के किसी दूसरे मामले में तिहाड़ जेल की रोहिणी शाखा में बंद था। तब उसका ठिकाना जेल नंबर 10 का वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 हुआ करता था। लेकिन इस बैरक को सुकेश ने सिर्फ अपने पैसों के दम पर जेल का बैरक नहीं बल्कि नखलिस्तान में तब्दील कर दिया था। यानी इस बैरक में उसे ऐशो आराम की हर वो चीज बस एक इशारे पर उपलब्ध थी जो चीज कोई बड़ा से बड़ा रईस आदमी बाहर अपनी दौलत के दम पर हासिल कर सकता था। फिर चाहे वो 5 स्टार होटल का खाना हो, ब्रांडेड कपड़े हो, महंगे गैजेट्स हो, परफ्यूम्स हो या फिर ड्रिंक्स या कुछ और, सुकेश के पास जेल में रहते हुए ही ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद होती थी। और तो और जेल में उसके पास एक हाई एंड BMW कार भी हमेशा खड़ी रहती थी जिस पर जेल का ही सरकारी स्टिकर लगा होता था। और इस कार से वो जब चाहे जिसे चाहे अपने गेस्ट के तौर पर जेल तक पिक और ड्रॉप कर सकता था। और ये शाही इंतजाम मुमकिन था सिर्फ और सिर्फ रिश्वत के पैसों के दम पर। लेकिन जब जेल में फैलाए गए उसके इस जाल बट्टे की पोल खुली और जांच शुरू हुई तो पहली ही तफ्तीश में जेल के 8 कर्मचारी नप गए। उन्हें मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जब तफ्तीश काफी आगे बढ़ चुकी है तो पता चला है कि सुकेश के रिश्वत के टुकड़ों पर पलने वाले ऐसे अफसरों की तादाद कोई मुट्ठी भर नहीं बल्कि मुट्ठी भर भर कर है। और तभी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस सिलसिले में रोहिणी जेल के 82 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आज तक के पास ऐसे दागी अफसरों और मुलाजिमों की पूरी लिस्ट मौजूद है जिन पर सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों की रिश्वत लेने का इल्जाम है। और इस लिस्ट में 10 असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट लेवल के अफसरों के साथ साथ तकरीबन 7 दर्जन मुलाजिमों के नाम शामिल हैं। अब आइए इस मामले की अब तक की तफ्तीश और तफ्तीश में सामने आए तथ्यों की सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस सिलसिले में सबसे पहले 7 अगस्त 2021 को सुकेश चंद्रशेखर और अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 170, 384, 386, 388, 406, 409, 419, 420, 468, 471, 506, 186, 353 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। इसके अलावा आईटी एक्ट और मकोका की धाराओं के तहत भी इल्जाम थे। इस केस में सुकेश चंद्रशेखर पर जेल में रहते हुए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट यानी वसूली रैकेट चलाने का इल्जाम था, जबकि जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर उसकी मदद करने के आरोप थे। आगे इस मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के हवाले कर दी गई और तब जांच में जो बातें सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए रोहिणी जेल में लगी तमाम सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रोस्टर, फोन कॉल्स की डिटेल्स और दूसरी पहलुओं की जांच की। खासकर जेल के वार्ड नंबर 3 के बैरक नंबर 204 के आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई, जहां सुकेश चंद्रशेखर को बंद रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 जुलाई 2021 से 14 अगस्त 2021 की फुटेज की जांच करने पर यह पाया गया कि सुकेश के बैरक में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की रेंज को पर्दों और पानी की बोतलों से जानबूझकर ब्लॉक कर दिया गया था और इस पूरे समय में कैमरों के व्यू को क्लियर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। हद तो ये रही कि इस दौरान सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए तैनात वार्डर नीरज मान ने अपने रोस्टर में इस सिलसिले में टिप्पणियां भी की थी। लेकिन न सिर्फ उन टिप्पणियों को जानबूझकर अनदेखा कर दिया गया, बल्कि जांच में यह पता चला कि जेल के अफसरों ने खुद वार्डर नीरज मान को इस तरह की टिप्पणियां करने से मना किया था, जो इस बात का सबूत है कि जेल से चलाए जा रहे ठगी और वसूली के रैकेट में किस तरह रोहिणी जेल के अफसर ही सुकेश चंद्रशेखर की ढाल बनकर खड़े थे, उसकी मदद कर रहे थे। ड्यूटी रोस्टर की जांच और कुछ आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस को और भी कई हैरान करने वाली बातें पता चली। ये साफ हुआ कि सुकेश के बैरक में सिर्फ उसकी मर्जी के स्टाफ को ही ड्यूटी पर तैनात किया जाता था, यानी ये स्टाफ उसकी निगरानी के लिए नहीं बल्कि उसकी फरमाइशें पूरी करने या फिर यूं कहें कि उसकी तीमारदारी के लिए होते थे। कब्जे में लिए गए फोन की सीडीआर और आईपीडीआर की जांच से भी ये पता चला है कि इस दौरान सुकेश चंद्रशेखर धड़ल्ले से जेल में लगातार 2 मोबाइल फोन यूज कर रहा था और इसी आधार पर पुलिस ने तब जेल के 8 अफसरों और मुलाजिमों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि ये न सिर्फ जेल से चल रहे सुकेश की ठगी के खेल से वाकिफ थे बल्कि इस जुर्म को अंजाम देने में उसकी पूरी मदद कर रहे थे। सुरभि और मनीषा झा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की क्राइम की बाकी खबरें अब आप सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetak.in पर।